नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सी क्लास में। हम लोग क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं आपका ये प्यारा सा बैच जिसे हम लोग उदय बैच के नाम से पुकारते हैं। और आप सभी के साथ डिस्कशन करते हुए दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग इस उदय बैच के अंदर आप सभी के सामने पेश कर चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स। आपका जो सोशल साइंस वाला भाग है जिसे हम लोग हिंदी में सामाजिक अध्ययन कहते हैं दोस्तों, उसको आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग आप सभी के साथ भूगोल जिसे हम लोग ज्योग्राफी के नाम से भी पुकारते हैं उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है दोस्तों, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है अपवाह। इस चैप्टर को हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस कर चुके थे अपनी पिछली क्लास के अंदर और इसके लेक्चर नंबर 1 को हम लोगों ने आप सभी के साथ डिस्कस किया था। सर आज क्या करने वाले हैं दोस्तों? ये जो हमारा अपवाह नामक चैप्टर है इसका अपन लोग आज क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 2 आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी ज्ञानवर्धक और काफी महत्वपूर्ण हमारी ये क्लास होगी और बहुत सीधे सरल तरीके से हम इस पूरे की पूरी क्लास के जो बिंदु हैं उनको डिस्कस कर लेंगे और ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। चैप्टर का नाम होगा अपवाह और इसका लेक्चर नंबर 2 हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के समक्ष किन किन बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे नदियों के बारे में। ये जो पूरा का पूरा अध्याय है ना दोस्तों, ये नदियों के बारे में ही है। और लेक्चर 1 में हमने आप सभी के साथ किसके बारे में डिस्कशन किया था दोस्तों? हम लोगों ने आप सभी के साथ हिमालय की जो हमारी नदियां होती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। और हम सभी को पता है कि हमारे भारत के अंदर हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली नदियां हैं उनके 3 नाम हैं। वो 3 नदियां हैं। सबसे पहली नदी जो कहलाती है उसे कहा जाता है सिंधु नदी। उसके बाद फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ गंगा नदी के बारे में डिस्कशन किया था और फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र जो हमारी नदी है उसका भी डिस्कशन किया था। सिंधु नदी आप देखते हैं कि दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और उसके बाद आप देखते हैं कि ये पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई लद्दाख के रास्ते से भारत में एंट्री करती है और कराची में जाते हुए आप देखते हैं कि ये कराची जो पाकिस्तान का शहर है फिर ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये जो गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी है, लगभग आप देखते हैं कि काफी बड़ी नदी है। और आप देखते हैं कि इस नदी के अंतर्गत मुख्य तौर पर आप देख पाते हैं कि बहुत सारी सहायक नदियां भी हमने डिस्कस करी थी, जैसे हमारी यमुना नदी हुई और इसके साथ साथ ये सहायक नदियां इस नदी को मजबूत बनाती हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। वहीं बात की जाए ब्रह्मपुत्र की तो आप देखते हैं कि ये भी भारत के बाहर इसका उद्गम होता है और फिर आप देखते हैं कि ये तिब्बत में पैदा होती है ब्रह्मपुत्र नदी और उसके बाद फिर ये आप देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है और उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इन सभी नदियों के बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में डिटेल्ड तरीके से पढ़ चुके थे। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग भारत के अंदर हिमालय की नदियों से आगे बढ़ते हुए आप सभी के सामने डिस्कशन करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। अब ये प्रायद्वीपीय नदियां होती क्या है और ये प्रायद्वीप होता क्या है, एक बार इसको भी रिपीट कर लेंगे। जब भी हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो हमें दिखती है नर्मदा नदी, तापी नदी, गोदावरी नदी। उसी के साथ एक और हमारी नदी है जिसका नाम है महानदी। फिर एक और हमारी नदी है दोस्तों जिसका नाम है कृष्णा नदी और फिर एक और हमारी नदी है दोस्तों जिसका नाम है कावेरी नदी। इन तीनों नदियों के है ना, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और नर्मदा, ये सभी हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इन सभी की विशेषताएं हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। चैप्टर को करें शुरू और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में करें डिस्कशन। क्यों ना सबसे पहले ये जो शब्द हमारे सामने आ रहा है दोस्तों जिसको हम लोग प्रायद्वीप कह रहे हैं इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पर हमने भारत का मानचित्र रखा है। अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग प्रायद्वीप के नाम से पुकारते हैं। आप कहेंगे कि सर क्यों कहते हैं? प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा इलाका जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर है अरब सागर, उसी के साथ आप देखते हैं कि यहाँ नीचे की तरफ है हिंद महासागर और इस तरफ आप देखते हैं दोस्तों क्या, बंगाल की खाड़ी। एक ऐसी भूमि, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत का ये जो पूरा का पूरा भूभाग है इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और इस प्रायद्वीपीय भारत में हम देखते हैं कि हमारी कुछ नदियां हैं, जैसे नर्मदा नदी हुई, तापी नदी हुई जिसे ताप्ती नदी भी कहते हैं, गोदावरी नदी हुई, कृष्णा हुई, महानदी हुई और कावेरी हुई। ये नदियां कहाँ से शुरू होती हैं, इन नदियों की कितनी कितनी लंबाई है, क्या क्या विशेषता है, उसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि हमारी प्रायद्वीप क्या है, वो तो हमने समझ लिया। अब इस चैप्टर के अंदर
और प्रायद्वीप के अंतर्गत मौजूद जो हमारी नदियां हैं इनकी विशेषताओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। और पिछली क्लास में दोस्तों हमने आप सभी के साथ हिमालय की नदियां ब्रह्मपुत्र, गंगा और उसी के साथ आप देखते हैं कि इंडस यानी कि सिंधु नदी के बारे में डिस्कशन किया था। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आप देखते हैं कि ये जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये भारत के अंदर मौजूद हैं और ये हमारे प्रायद्वीप में बहती है ना। अच्छा, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो ये प्यारा भारत है, ये जो हमारा प्यारा भारत है जिसे हम लोग देख रहे हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोग क्या देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी दिशा होती है इसमें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे उत्तर दिशा कहा जाता है। एकदम टॉप वाला जो हमारा भाग होता है इसे हम लोग उत्तर दिशा या फिर नॉर्थ कहते हैं। इधर हम लोग क्या है दोस्तों, ये है हमारी पूर्व दिशा, ठीक है। और इधर क्या पड़ता है दोस्तों, ये कहलाता है हमारा पश्चिम दिशा। और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिण दिशा। कृपया आपको ये बात पता होनी चाहिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत का ये जो समुद्र का किनारा है, ये समुद्र का किनारा है ना, चाहे अरब सागर की तरफ से हो या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ से हो, इस समुद्र के किनारे को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, घाट के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब इस तरफ का जो हमारा समुद्र का किनारा है, क्योंकि ये पूर्व दिशा में पड़ता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे पूर्वी घाट के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर हुआ? जी हाँ। और ऐसे ही अगर हम इस तरफ देखते हैं कि ये जो हमारा समुद्र का किनारा हुआ, क्योंकि ये पश्चिम दिशा की तरफ पड़ता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग पश्चिम घाट के नाम से पुकारते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है उसको समझा। उसके बाद हमारे प्रायद्वीपीय भारत में महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उनको देख लिया। अब ये जो हमारी नदियां हैं ये आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की तरफ से दिखेंगी। तो अगर पूर्वी घाट कहा जा रहा है तो आप समझिए कि समुद्र का पूर्वी तरफ का वाला क्षेत्र, और पश्चिमी घाट यानी कि हमारे समुद्र का पश्चिम तरफ वाला क्षेत्र। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारी ये जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो हमें प्रायद्वीप के अंतर्गत दिखती हैं, ये पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। तो अधिकतर जो हमारी नदियां हैं जो आप क्या देखते हैं कि दोस्तों मौजूद हैं, है ना, अधिकतर जो हमारी नदियां हैं जो हमें दिखती हैं कहां पर, प्रायद्वीप के अंतर्गत, ये क्या करती हैं, पश्चिम घाट से शुरू होती है। जैसे गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई, और फिर ये पूर्व की तरफ आप देखते हैं कि ये पश्चिम से शुरू होकर पूर्व की तरफ आगे की तरफ बहती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सवाल आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं। हम देखते हैं कि जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत के अंदर अधिकतर हमारी नदियां हैं, जैसे महानदी हुई, गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई, ये आप क्या देखते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपके समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहे। हम देख रहे हैं कि प्रायद्वीप की अधिकतर जो नदियां हैं, जैसे गोदावरी नदी हुई, जैसे आप देखते हैं कि कृष्णा नदी हुई, जैसे आप देखते हैं कि कावेरी नदी हुई, ये शुरू तो होती हैं पश्चिम की तरफ से, पश्चिम घाट से, और उसके बाद फिर ये पूर्वी घाट में जाकर समाप्त होती हैं। कहां जाकर गिरती हैं दोस्तों, बे ऑफ बंगाल, या फिर आप देखते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि दोस्तों, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा ये जो प्रायद्वीपीय नदियों का समूह है ना, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने गोदावरी को देखा, उसके साथ कृष्णा को देखा, कावेरी को देखा और महानदी को देखा। भैया जी आप देखते हैं कि ये पश्चिमी तट की तरफ से शुरू होकर आपको दिख रहा है कि पूर्व में गिर रही है। वहीं हमारी कुछ और नदियां हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारी कुछ और नदियां हैं, और ये कौन सी नदियां हैं दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि ये हमारी जो नदियां हैं ये उल्टी तरफ से बहती हुई हमें दिखती हैं, है ना। जैसे आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारी नर्मदा नदी हुई, या फिर आप देखते हैं कि हमारी तापी नदी हुई। तो अगर मैं कहता हूं तापी नदी, इसे तापी नदी भी कहा जाता है और इसे ताप्ती नदी भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारी जो नर्मदा नदी है दोस्तों, हमारी जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, अगर आप देखें तो नर्मदा नदी दोस्तों आप देखते हैं कि ये पूर्व की तरफ से शुरू होती है और उसके बाद आप देखते हैं कि ये अरब सागर में आके गिरती है। और ऐसे ही जो हमारी ताप्ती या फिर तापी नदी है वो भी पूर्व की तरफ से शुरू होती है और फिर आप देखते हैं कि वो अरब सागर में आकर गिरती है। तो नर्मदा नदी और तापी नदी दो ऐसी नदियां हैं जो आप देखते हैं कि अरब सागर में आकर गिरती हैं। क्या करती हैं दोस्तों, अरब सागर, पश्चिम की तरफ आकर गिरती हैं। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं वो पश्चिम से शुरू होकर आप देखते हैं कि पूर्व में जाकर आपको गिरते हुए दिख रही हैं। क्लियर हुआ? तो कोई कंफ्यूजन आपको संदर्भ में नहीं रहने देना है। अब यहां पर हर एक नदी की जो विशेषता है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारी नदी है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी दोस्तों, नर्मदा और तापी नदी की, तो ये दो बड़ी नदियां हैं, लेकिन आप देखते हैं कि भैया ये शुरू होती हैं पूर्व की तरफ से और ये पश्चिम की तरफ यानी कि बहती हैं, और फिर उसके बाद ये जो हमारा अरब सागर है यहां पर आकर मिल जाती हैं। और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, समुद्र में मिलती हैं दोनों की दोनों नदियां, ठीक है।
एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी सवाल पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, आपके पेपर में आ जाता है कि कौन सी नदियां ज्यादा बड़ी हैं, प्रायद्वीप की नदियां या फिर जो हमारी हिमालय की नदियां हैं। तो आप सभी को पता है कि जो हिमालय की नदियां हैं, इनमें साल के 12 महीने पानी होता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारी जो हिमालय की नदियां हैं ना, इनमें आप देखते हैं कि ज्यादा पानी। हिमालय वाली नदियां जो हैं, जैसे हमारी सिंधु नदी हुई, ब्रह्मपुत्र नदी हुई, गंगा नदी हुई, ये बड़ी होती हैं। प्रायद्वीप की नदियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। चलिए, अभी तक हमने दोस्तों आप सभी के सामने हमारी ये जो प्रायद्वीप है उसको समझा, ये क्या होता है, प्रायद्वीप के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं उनके नामों को देखा, प्रायद्वीप की नदियों में कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और कौन सी नदियां पूर्व की तरफ आपको जाते हुए बंगाल की खाड़ी में दिखती हैं गिरती हुई, उसके बारे में डिस्कशन किया। अब हर एक नदी की विशेषता को देखते हैं, उसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, वो कहां से किस भारत के राज्य से शुरू होती है, कौन कौन से राज्यों को कवर करती हैं, और उसके बाद फिर वो कहां पर जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों की सबसे पहली जो हमारी नदी है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है नर्मदा नदी, आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और नर्मदा नदी की शुरुआत कहां से होती है ये आप देख लीजिए। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में होता है, और एमपी के अंदर आप लोग देखते हैं कि अमरकंटक की जो पहाड़ियां, अमरकंटक है ना, यहां पर आप देखिए दोस्तों कि ये जो हमारा अमरकंटक है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, और यहां पर आप देखते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, और इन्हीं पहाड़ियों से हम देखते हैं कि इन्हीं पहाड़ियों के पास से इस नदी का उद्गम होता है या फिर इसकी शुरुआत होती है। और फिर आप क्या देखते हैं दोस्तों कि किस तरह बहनी शुरू होती है, आप सभी को पता है कि फिर ये पश्चिम दिशा की तरफ बहनी शुरू हो जाती है। हमारी नर्मदा नदी आप देखते हैं कि पश्चिम दिशा की तरफ बहनी शुरू होती है और फिर ये अरब सागर में जाकर मिलेगी, है ना। तो इस नदी की शुरुआत हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं वहां पर हो जाती है, और फिर ये पश्चिम की तरफ बहना शुरू कर देती है, और समुद्र तक जाते हुए कि जब ये नदी, ये जो हमारी नर्मदा नदी है, जब ये समुद्र में जाकर मिल रही होती है, तो उसके बीच में ये बहुत सारे दर्शनीय स्थलों को बनाती है। ये जो नदी बहती है ना, तो बहते हुए बहुत से ऐसे जगहों का निर्माण करती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों का निर्माण करती है, हम देखते हैं कि ये जो हमारी नर्मदा नदी, देखिए दोस्तों कि ये पहाड़ों के, छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से आपको बहती हुई दिख रही है, और ये बहुत खूबसूरत से देखने को मिलती है। जब आप देखते हैं कि ये जो हमारी नर्मदा नदी है, ये जबलपुर के आसपास पहुंच जाती है, तो जो संगमरमर की शैल होते हैं, संगमरमर की जो पहाड़ियां होती हैं, संगमरमर के आप देखते हैं कि जो शैल होती है, उनको काटते हुए गार्जों का निर्माण करती है। आप सभी को पता है दोस्तों, गार्ज का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि गार्जों का मतलब होता है कि नदी के अंदर जो पानी था वो आप देखते हैं कि प्रेशर में होता है, और वो पहाड़ को चीरता हुआ अपना रास्ता बनाता है। तो जो हमारी नर्मदा नदी है, आप देखते हैं कि ये अपने रास्ते को बनाती है, और आप देखते हैं कि जबलपुर के आसपास जो संगमरमर की शैलें या फिर पहाड़ियां हैं, उनके बीच में से ये गार्जों का, समुद्र अपना ये जो रास्ता है पानी का, उसे निर्मित करती है। तो एक बेहतरीन गार्ज आप देखते हैं कि यहाँ पर नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया है। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये नदी तीव्रता के साथ, हमारी नर्मदा नदी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती है, और फिर आप देखते हैं कि एक ढलाव आता है ना, जिसे आप लोग देखते हैं दोस्तों। और यहां पर आप देखते हैं कि ये एक धुआंधार प्रताप का निर्माण भी करता है, यानी कि आप ये जो झरना देख रहे हैं, नर्मदा नदी एक बहुत ही खूबसूरत झरने को भी बनाती है। लोग दूर दूर से झरने को देखने आते हैं, और इस झरने को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, धुआंधार प्रपात का नाम के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो ये हमारी नर्मदा नदी और उसके द्वारा बनाई जाने वाली जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उनके बारे में देखा। अच्छा, नर्मदा नदी की शुरुआत कहां से हुई वो तो हमने देख लिया। अब नर्मदा नदी के साथ हम देखते हैं कि कुछ इसकी सहायक नदियां भी होती हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखते हैं दोस्तों, हमारी जो ये नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी के साथ आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हमारी ये जो नर्मदा नदी है ना, इसके साथ बहुत सारी सहायक नदियां भी आकर मिल जाती हैं, और ये सहायक नदियां क्या करती हैं, नर्मदा नदी को एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण नदी बना देती हैं, है ना। ये इसकी क्या करती हैं, समकोण, यानी कि इसके साथ साथ बहती हैं। तो बहुत सी छोटी छोटी नदियां आपको दिखता है कि नर्मदा नदी के साथ आकर मिल जाती हैं, और ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, ये नर्मदा नदी को तीव्र और बड़ा बना देती हैं। नर्मदा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, हम देखते हैं। हमारी नर्मदा नदी शुरुआत होती है इसके मध्य प्रदेश से, अमरकंटक से, और उसके बाद आप देखते हैं कि गुजरात के कुछ भागों में भी बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है, एमपी से, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये आगे बढ़ते हुए गुजरात तक पहुंचती है, और उसके बाद फिर ये अरब सागर के अंतर्गत क्या हो जाती है, लीन हो जाती है। तो ये भारत की प्रायद्वीप की एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी नदी थी। नर्मदा नदी कहां से शुरू हुई, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हमने आप सभी के साथ डिस्कशन किया। और आप देखते हैं कि इसके साथ कुछ सहायक नदियां भी हैं। जैसे एक सहायक नदी का नाम क्या है दोस्तों, एक सहायक नदी का नाम है तावा बड़ा ही प्यारा सा नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हमने आप सभी के साथ हमारे जो प्रायद्वीपीय नदियों की एक बहुत ही प्यारी सी नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी, उसके बारे में डिस्कशन किया है। और उसी के साथ साथ नर्मदा नदी से संबंधित दो तीन और बातें हैं दोस्तों कि ये जो नर्मदा नदी है ना, इस पर आप देखते हैं कि सरकार के द्वारा एक बांध बनाया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? समुद्र, आप देखते हैं कि इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है। बांध का मतलब कि नदी का पानी बह रहा है, उस बहते हुए पानी को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार बनाई गई है। और इसी दीवार को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी दीवार को कहा जाता है सरदार सरोवर बांध, है ना। आप देखते हैं कि ये जो हमारा बांध है इसका नाम है सरदार सरोवर बांध, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और इसी नर्मदा नदी के पास आप देखते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी बड़ी सी मूर्ति भी बनाई गई है। ये सवाल भी आपके पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियों की जो सबसे प्यारी, सबसे पहली हमारी नदी रही नर्मदा नदी, उसकी विशेषताओं को देखा और उसको बहुत सरल तरीके से हमने समझा। आगे बढ़ेंगे तो नर्मदा नदी को समझते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी को लेकर चल रहे हैं दूसरी नदी की तरफ, जिसको हम लोग ताप्ती या फिर तापी नदी के नाम से भी पुकारते हैं। तो एक ही नदी के दो हैं नाम, तापी या फिर आप ताप्ती इसे कह सकते हैं। हम देखते हैं कि दोस्तों ये जो हमारी तापी नदी है, ये जो हमारी तापी नदी है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि ये भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत शुरू होती है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, आप देखते हैं कि सतपुड़ा की जो हमारी पहाड़ियां हैं, उन्हीं पहाड़ियों के बीच से आप देखते हैं कि इस तापी नदी का उद्गम होता है। तो तापी नदी भी और नर्मदा नदी भी, ये दोनों पश्चिम दिशा की तरफ गिर रही हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरफ वाली जो डायरेक्शन है अरब सागर वाली, ये पश्चिम दिशा है ना। तो हमारी नर्मदा नदी और तापी नदी दोनों पश्चिम दिशा में गिरती हैं अरब सागर में। और तापी नदी की शुरुआत भी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के सतपुरा जो हमारी श्रृंखला है वहां से हो रही है, और मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है ना, वहां पर उसकी होती है। अच्छा, ये जो हमारी नर्मदा नदी है, आप देखते हैं कि ये ना साथ साथ, आप देखते हैं कि ये जो हमारी तापी नदी है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये हमारी नर्मदा नदी बह रही है, और नर्मदा नदी के समानांतर ही आप देखते हैं कि ये नदी भी हमें बहती हुई दिख जाती है, जिसे हम लोग तापी नदी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ आप देखते हैं कि इसकी लंबाई बहुत कम है, ये एक छोटी नदी है। तापी नदी या फिर ताप्ती नदी एक बहुत ही, आप देखते हैं कि दोस्तों एक छोटी नदी हमें दिखती है। और आप देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों में अपना बहाव करती है। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये कहां जाकर समुद्र में मिलती है। आपको पता है कि ये पश्चिम घाट या फिर पश्चिम दिशा की तरफ जाते हुए अरब सागर जो है हमारा, वहां पर जाकर मिल जाती है। तो हमारे प्रायद्वीप की ये दूसरी महत्वपूर्ण नदी रही, जिसे हमने ताप्ती या फिर तापी नदी के नाम से पुकारा। ये आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश से शुरू हुई, उसके बाद आप देखते हैं कि ये पश्चिम दिशा की तरफ नर्मदा नदी के समानांतर बही। उसके बाद आप देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश, उसी के साथ गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए अरब सागर में जाकर विलीन हो गई, और इसकी लंबाई बहुत छोटी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो हमारी नदी है ना, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी तापी नदी है, इसकी शुरुआत आपने देख लिया कि ये सतपुरा रेंजेस से, यहां पर आप देखते हैं ये हमारी सतपुरा रेंजेस हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, यहां से इसकी शुरुआत हुई। और फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और उसके बाद आप देखते हैं कि ये गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाकर क्या करती है दोस्तों? विलीन हो जाती है। तो बहुत छोटी नदी है ना, ज्यादा इसका बहाव है नहीं। और आप देखते हैं कि ये तटीय नदी है ना, तट के समीप ही जाकर ये समाप्त हो जाती है। तो ये हमारी ताप्ती नदी या फिर तापी नदी थी, जो प्रायद्वीप की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी के नाम से पुकारी जाती है। अब तक दो नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले हमने नर्मदा नदी की पूरी कहानी समझी, और उसके बाद तापी या फिर ताप्ती नदी को समझा। अब भैया जी आप सभी को लेके चलेंगे, और ये दोनों की दोनों जो नदियां हैं दोस्तों कहां गिर रही हैं? ये दोनों की दोनों नदियां आप देखते हैं कि अरब सागर या फिर अरेबियन ओशन में या फिर अरेबियन सी में जाकर गिर रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए आप सभी को लेके चलेंगे ऐसी नदियों की तरफ जो पश्चिम से शुरू होगी भैया, और आप देखते हैं कि ये कहां जाकर गिरेंगी दोस्तों? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेंगी। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में? गोदावरी नदी के बारे में। ये जो हमारी नदी है दोस्तों, इसी को अपन लोग गोदावरी नदी के नाम से पुकारते हैं। तो कहां पर ये शुरू होगी, क्या है इसकी पूरी कहानी, उसको समझने की कोशिश आप सभी के साथ करते हैं। अच्छा, गोदावरी नदी जो है दोस्तों, ये संपूर्ण प्रायद्वीप की, जितनी भी प्रायद्वीप के अंदर अगर आप नदियां देख रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि जितनी भी नदियां हैं, चाहे नर्मदा नदी हो, तापी नदी हो, महानदी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, हमारी ये जो गोदावरी नदी है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि ये प्रायद्वीपीय नदियों की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो काफी ही बड़ी नदी हमारी ये प्रायद्वीपीय नदियों की है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है गोदावरी नदी। ठीक है, कितनी बड़ी है भैया? आप देखते हैं कि लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है।
तो काफी बड़ी है, बहुत बड़ी नदी इसे कहा जाता है। इसका उद्गम कहां से होता है? इसकी शुरुआत आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से होती है। हमारी जो ये गोदावरी नदी है ना, इसकी शुरुआत आप देखते हैं दोस्तों कहां से हो रही है? इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से होती है ना। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ना। और ये देखते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ा अपना अपवाह तंत्र का मतलब इसके ये एक बहुत बड़े लेवल पर बहती है और बहुत बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि इस नदी का बहाव हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारी गोदावरी नदी है दोस्तों, है ना, ये जो हमारी गोदावरी नदी है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। दक्षिण गंगा का मतलब क्योंकि ये नदी दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जैसे गंगा पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी है, ऐसे ही हम देखते हैं कि ये जो हमारी गोदावरी नदी है ये संपूर्ण हमारे प्रायद्वीप में या फिर हमारे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में सबसे बड़ी है। तो इसीलिए गोदावरी को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, पूछा जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो हमारी गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत शुरू हुई, लेकिन आप देखते हैं कि महाराष्ट्र से शुरू होकर फिर ये क्या करती है दोस्तों? आप देखते हैं कि ये आगे बहना शुरू करती है। हमारी जो ये गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र से शुरू होकर फिर ये आगे बहना शुरू होती है और फिर आप क्या देखते हैं दोस्तों? फिर आप देखते हैं कि ये और इलाकों को कवर करती है। आप देखते हैं कि ये और इलाकों को पूरे तौर पर कवर करती है। जैसे हमारा मध्य प्रदेश हुआ, ध्यान से सुनिएगा, है ना, तो महाराष्ट्र से शुरू होकर फिर ये मध्य प्रदेश पहुंचती है। फिर इसके साथ हम देखते हैं कि ये उड़ीसा हमारा जो राज्य है उस तक पहुंचती है और फिर आंध्र प्रदेश से होते हुए ये क्या करती है दोस्तों? आप देखते हैं कि फिर आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कितनी लंबाई है इसकी? आप सभी को पता है कि लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास इसकी पूरी की पूरी आपको लंबाई दिखती है। और हम देखते हैं कि ये जो गोदावरी नदी है ना, इसके साथ कुछ इसकी छोटी सहायक नदियां भी हैं, है ना। आप देखते हैं कि हमारी जो गोदावरी नदी है इसके साथ कुछ इसकी सहायक नदियां भी हमें दिखती हैं। तो ये तो हमारी गोदावरी नदी आपको बहते हुई दिख रही है, ठीक है जी, जी हाँ। और ये यहाँ पर क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि कुछ और छोटी नदियां भी हैं, वो भी क्या करती हैं? आकर मिलती हैं और गोदावरी नदी को क्या बना देती हैं दोस्तों? सर्वशक्तिशाली दक्षिण भारत की बहुत बड़ी नदी बना देती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं जो हमें दिखती हैं दोस्तों? आप देखते हैं कि गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिनका नाम है पूर्णा, वर्धा, परिहंता, मांजरा या फिर वेनगंगा और पेनगंगा, ठीक है जी। आप देखते हैं कि दोस्तों हमारी वेनगंगा हुई, हमारी पेनगंगा हुई, पूर्णा हुई, वर्धा हुई, ये सभी जो हैं ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो गोदावरी नदी को सर्वशक्तिशाली बना देती हैं और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। तो अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं दोस्तों? अब तक हम लोग आप सभी के साथ इन नदियों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और जैसा हमने बताया, क्योंकि ये दक्षिण में बहती है ना, और एक बहुत बड़ी नदी है, इसके बड़े से आकार की वजह से हम लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं? इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। और आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर ये नदियां क्या करती हैं दोस्तों? आपको बहती हुई दिखती है ना। और जब आप देखते हैं कि ये जब समुद्र में मिल रही होती है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक शब्द आपके सामने रखा जाएगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जब हमारी गोदावरी नदी समुद्र में मिलती है तो इसके बहुत सारे डेल्टा बन जाते हैं, है ना। डेल्टा का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि अगर कोई नदी बह रही है, मान लीजिए कि ये नदी है, नदी की धारा है, और जब और ये समुद्र में मिलती है तो इसके बहुत सारे मुंह बन जाते हैं। जैसे मानिए कि ये हमारी नदी बह रही है और समुद्र में मिलते हुए इसकी बहुत सारी धाराएं बन जाती हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम लोग डेल्टा के नाम से पुकारते हैं। तो इसको यहां पर ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कि ये हमारी नदी बह रही है दोस्तों, और आप देखते हैं कि नदी बहती हुई इस तरीके से, इसकी एक धारा है, एक निश्चित धारा में बहती है, लेकिन जब ये समुद्र में मिलती है तो इसके बहुत सारे मुंह बन जाते हैं, या फिर आप देखते हैं कि इसकी बहुत सारी धाराएं बन जाती हैं। और इसी को अपन लोग किस नाम से पुकारते हैं भैया जी? यही कहलाता है डेल्टा। यही क्या है दोस्तों? यही कहलाता है हमारा डेल्टा। तो हमारी जो गोदावरी नदी है वो भी बहुत सारे डेल्टाओं का निर्माण करती है, यही यहां पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब तक दोस्तों हमने आप सभी के सामने जो भारत के अंतर्गत मौजूद हमारे जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। और अब तक अपन लोग किन किन को पढ़ चुके हैं? हमने नर्मदा नदी को पढ़ा, हमने ताप्ती को पढ़ा, हमने गोदावरी की पूरी कहानी को समझा। अब आप सभी को लेके चल रहे हैं महानदी की तरफ। तो तैयार हो जाइए, डिस्कशन करेंगे महानदी के बारे में, कहां से शुरू होती है, क्या क्या इसकी, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कितनी लंबी है, इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जो महानदी है,
आप देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि, छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है वहां से आप देखते हैं कि इसका उद्गम होता है या फिर इसकी शुरुआत हमें होती हुई दिखती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ना, यहां से हम देखते हैं कि हमारी महानदी बहना शुरू होती है। ठीक है जी, जी हाँ। और आप देखते हैं कि दोस्तों ये जो है मुख्य तौर पर क्या करती है, ये छत्तीसगढ़ से शुरू होती है, फिर आप देखते हैं कि उड़ीसा राज्य से भी ये बहते हुई गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ से शुरू हुई, उसके बाद फिर ये उड़ीसा राज्य से भी होकर गुजरती है, और बाद में आप क्या देखते हैं दोस्तों, बाद में आप लोग देखते हैं कि ये हमारा जो बंगाल की खाड़ी है ना, वहां पर जाकर मिलती है। नर्मदा और तापी ये दोनों नदियां पश्चिम की दिशा में जाकर यानी कि अरब सागर में गिर रही है। गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, और हमारी महानदी भी आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत ही जाकर हमें मिलती है। लंबाई कितनी है दोस्तों, ये मात्र 860 किलोमीटर लंबी है ना। हम देखते हैं कि ज्यादा बड़ी ये हमें नहीं है, 860 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई है ना। एक छोटी नदी हमें दिखती है, और ये नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों के अंतर्गत बहते हुए हमें दिखती है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपको होता हुआ दिखता है। तो अब तक दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ भारत से संबंधित जो हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी रही, प्रायद्वीप के भारत से संबंधित महानदी, उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। काफी महत्वपूर्ण हमारी ये नदी है। बढ़ते हैं आगे। उसी के साथ साथ हम लोग अब दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने डिस्कशन करेंगे एक और हमारी प्यारी सी नदी है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है कृष्णा नदी, है ना। और कृष्णा नदी भी क्या होती है दोस्तों, पश्चिम से शुरू होकर आप देखते हैं कि पूर्वी घाट की तरफ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में आप देखते हैं कि ये जाकर गिर जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कृष्णा नदी के बारे में, कहां से शुरू होती है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हमें दिखती है। तो जो कृष्णा नदी है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि जो कृष्णा नदी है इसकी शुरुआत कहां से होते हुए दिखती है दोस्तों, आप देखते हैं कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के राज्य से शुरू होती है ना। पश्चिमी घाट जो है हमारा, अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारा महाराष्ट्र राज्य हुआ, है ना, ये हमारा महाराष्ट्र राज्य हुआ, और यहां पर ये हमारे पश्चिमी घाट होते हैं, है ना। और यहीं से हम देखते हैं कि हमारी कृष्णा नदी का क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि उद्गम होता है, और पश्चिम महाराष्ट्र का जो आप देखते हैं दोस्तों महाबलेश्वर, है ना, महाबलेश्वर क्षेत्र है, वहां से हम देखते हैं कि हमारी कृष्णा नदी की शुरुआत होती है, और लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है ये, है ना। आप देखते हैं कि 1400 किलोमीटर लंबी है ये। गोदावरी के बाद दूसरी बड़ी नदी आप देखते हैं कि प्रायद्वीप की यही है। तो इसकी शुरुआत कहां से हो रही है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये इसकी शुरुआत हो जाती है महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर से, और उसके बाद आप देखते हैं कि ये हमारी कृष्णा नदी बहती है। और कृष्णा नदी जब आगे बह रही है तो आप देखते हैं कि ये भारत के बहुत से राज्यों से होती हुई आपको बंगाल की खाड़ी में जाते हुए गिरेगी, है ना। तो आप देखते हैं कि लगभग 1400 किलोमीटर लंबी इसकी पूरी की पूरी आप देखते हैं कि यात्रा होती है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आप देखते हैं कि ये जो हमारी कृष्णा नदी है ना दोस्तों, इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। ये जो हमारी कृष्णा नदी शुरू हुई महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, और उसके बाद आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल गई, 1400 किलोमीटर लंबी इसकी टोटल यात्रा रही। इसके साथ कुछ इसकी सहायक नदियां भी होती हैं। कौन कौन सी, ये कृष्णा नदी बह रही है दोस्तों, आप देखते हैं ये कृष्णा नदी बह रही है ना। हम देखते हैं कि इसके साथ कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे आप देखते हैं कि तुंगभद्रा, उसी के साथ आप देखते हैं कि दोस्तों ये जो नदी है भीमा, उसी के साथ आप देखते हैं कि मूसी, ये एक नदियां है ना। आप देखते हैं कि ये जो नदियां हैं ये इसके साथ आके मिलती हैं। तुंगभद्रा हुई, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारी तुंगभद्रा हुई, कोयना हुई, मूसी हुई, भीमा हुई, ये कुछ सहायक नदियां हैं जो कृष्णा नदी को बहुत बड़ा बना देती हैं। हमारी कृष्णा नदी महाराष्ट्र से शुरू होकर कर्नाटक राज्य तक पहुंचती है। ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र से शुरू होकर आप देखते हैं कर्नाटक पहुंचती है, और फिर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत भी आप देखते हैं कि इसकी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ये आप देखते हैं कि दोस्तों भारत की एक बड़ी नदी कृष्णा नदी, और इसका उद्गम आप देखते हैं महाराष्ट्र से हुआ, और इसकी समाप्ति हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत हमें होते हुए दिखी। चलिए लेके चलेंगे आगे। भारत के प्रायद्वीपीय भाग वाले इस पॉइंट में दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने हमारी जो आखिरी नदी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, हमने नर्मदा नदी को पढ़ा, हमने ताप्ती नदी को पढ़ा, हमने गोदावरी नदी को पढ़ा, हमने महानदी को पढ़ा, और हमने कृष्णा नदी के बारे में डिस्कशन किया। दोस्तों अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों की आखिरी नदी जो है उसके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं, और इसका नाम क्या है दोस्तों, इसको जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। भैया जी इसका नाम है, इसको हम लोग कहते हैं कावेरी नदी, है ना। और कावेरी नदी दोस्तों हमें कहां दिखती है, कावेरी नदी हमें पश्चिम घाट के क्षेत्र से बहती हुई दिखती है ना। अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों, अगर ये हमारा क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा पश्चिमी घाट है,
और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों ये हमारा पूर्वी घाट है। तो हम क्या देखते हैं, ये हमारी कावेरी नदी आपको बहती हुई दिख रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहां से शुरू हो रही है, तो ये पश्चिमी घाट की तरफ से हमें बहती हुई दिख रही है। और पश्चिमी घाट में जो ब्रह्मगिरी की श्रृंखला है, ब्रह्मगिरी श्रृंखला क्या है कि वहां पर ना पश्चिमी घाट में बहुत सारे आपको पहाड़ दिखते हैं, है ना। और इन पहाड़ों को हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, इनको कहा जा रहा है ब्रह्मगिरी की श्रृंखलाएं। इन्हीं श्रृंखलाओं से हम देखते हैं कि हमारी कावेरी नदी का उद्गम होता है। तमिलनाडु के आसपास का जो हमारा क्षेत्र है ना दोस्तों, वहां हम देखते हैं कि हमारी कावेरी नदी बड़े लेवल पर आपको दिखती है कि आगे बढ़ती है और उसके बाद फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो मात्र 760 किलोमीटर, छोटी नदी है ना। 760 किलोमीटर आप देखते हैं कि इसकी पूरी की पूरी लंबाई आपको दिखती है। अच्छा, हमारी ये जो कावेरी नदी है ना, आप देखते हैं कि हमारी ये जो कावेरी नदी है इसके साथ कुछ और सहायक नदियां भी हैं, जैसे अमरावती, है ना। आप देखते हैं कि हमारी कावेरी नदी बह रही होती है और कावेरी नदी ये जो हमारी बह रही है दोस्तों, ये रही हमारी कावेरी नदी जो आपको बहते हुए दिख रही है और यहां पर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल गई। लेकिन आप देखते हैं कि इसके साथ कुछ और सहायक नदियां भी हमें आती हुई दिख जाती हैं। और कौन कौन सी हैं ये सहायक नदियां, यही आप देखते हैं कि आपसे यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ और सहायक नदियां भी आप देखते हैं कि इसके साथ जुड़ जाती हैं, जैसे अमरावती हुई, भवानी हुई, हेमवती हुई और काबीन हुई। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं जो क्या करती हैं, हमारी कावेरी नदी को मजबूती प्रदान करती हैं। कावेरी नदी आपको दिखता है कि तमिलनाडु, उसी के साथ साथ केरल और कर्नाटका, इन 3 राज्यों को अपना क्या करती हैं, अपना पानी पहुंचाती हैं और इन 3 राज्यों के लोगों को पानी प्रोवाइड करती हैं और इनकी प्यास को बुझाती हैं। ठीक है जी, चलिए। तो ये दोस्तों क्या था, ये हमारे भारत के संदर्भ में मौजूद जितनी भी हमारी नदियां थी उनके बारे में अब तक हमने डिस्कशन किया और बहुत सरल तरीके से हमने इनको आप सभी के सामने रखा है। आगे बढ़ेंगे और कुछ और गहराई वाली जो आपकी बातें हैं उसको एक एक कर डिस्कस कर लेंगे। हम देखते हैं कि ये जो हमारी कावेरी नदी थी, ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारी कावेरी नदी शुरू हुई, उसके बाद पश्चिमी घाट से, फिर आप देखते हैं कि पूर्वी घाट में जाकर बंगाल की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। मात्र 760 किलोमीटर लंबी हमारी ये नदी कहलाती है कावेरी नदी। बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक तो हमने दोस्तों आप सभी के साथ जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके बारे में डिस्कशन किया और इससे पिछले वाले पॉइंट में, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन कर चुके थे जो हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, हिमालय की नदियां, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, उनके बारे में डिस्कशन किया। आपने कहीं ना कहीं इस शब्द को जरूर सुना होगा जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, आप लोगों ने जरूर सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं झील, है ना। और आपके आसपास, आपके जिस क्षेत्र में आप रहते होंगे वहां पर आपने बहुत सी झीलों को देखा होगा। तो भाई ये झील होती क्या है, क्या भारत के अंदर झीलें हैं, झीलों की विशेषताएं क्या हैं और भारत में कितने कितने प्रकार की झीलें हमें देखने को मिलती हैं, उसे यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हमारी नदी होती है, नदी एक बड़ा पानी का आप देखते हैं कि स्वरूप होता है जो बहुत बड़े लेवल पर बहता रहता है ना। लगातार आप देखते हैं कि उसका बहाव होता रहता है, उसमें अपवाह होता रहता है। अपवाह मतलब पानी उसमें बहता रहता है। वहीं अगर बात की जाती है दोस्तों झीलों की, तो आप देखते हैं कि कहीं पृथ्वी में कहीं अगर कोई गड्ढा हो जाता है ना, कहीं पृथ्वी पर अगर कोई बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसमें जब पानी जमा हो जाता है दोस्तों, तो ये जो पानी जमा हो जाता है इसी को हम लोग झील कहते हैं, है ना। तो झील मुख्य तौर पर आपको देखते हैं, झील का जो पानी होता है वो बहता नहीं है, वो स्थिर रहता है। वहीं नदियों का पानी आप देखते हैं कि हमें बहता हुआ दिखता है। तो झील जिस जगह पर है वहां पर गड्ढा निर्मित हो जाता है, चाहे प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित, और आप देखते हैं कि उसमें पानी जमा हो जाता है और उसके बाद फिर उसे हम लोग झीलों के नाम से पुकारते हैं। हमारे प्यारे भारत के अंदर बहुत सारी झीलें हमें देखने को मिल जाती हैं और ये जो झीलें हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि ये अधिकतर जो हमारे देश के अंदर झीलें हैं वो स्थायी हैं, यानी ये साल के 12 महीने हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जो आपको सिर्फ जब बारिश वाला मौसम आता है तो उसी समय पानी होता है, वरना अन्यथा वो सूख जाती हैं, है ना। तो झीलें क्या है वो तो हमने समझा। भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां पर हमें अलग अलग प्रकार की झीलें देखने को मिलती हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार की हमारी झीलें हैं ये किस तरीके से होती हैं और इनका निर्माण किस स्वरूप में होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि भारत में, हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत जो हमारी हिमालय की नदियां हैं उसके आसपास आप देखते हैं कि दोस्तों बहुत सी झीलें निर्मित हो जाती हैं और इसी को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग मुख्य तौर पर किस नाम से पुकारते हैं, इनको हम लोग कहते हैं गोखुर झील। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको चीज समझ में आएगी। अगर आप सामने देखिए दोस्तों कि ये नदी बह रही है, ये पूरी की पूरी नदी आपको बहते हुए दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी आपको नदी है दोस्तों, ये पूरी की पूरी आपको नदी दिख रही है, ठीक। अब नदी से आप क्या देखते हैं कि कुछ पानी का जो भाग है ना वो आपको क्या दिखता है दोस्तों कि वो अलग हो जाता है। नदी बह रही है, नदी से कुछ पानी का भाग अलग हो जाता है और आप देखते हैं कि वो कुछ इस तरीके से शेप ले लेता है
है ना। ये एक झील ही है, ये क्या है दोस्तों, ये झील है। और इसकी जो शेप है दोस्तों ये किस तरीके से है, आपने देखा होगा गाय का जो खुर होता है, गाय का जो आप देखते हैं कि पैर होता है, कदम होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इस प्रकार की झीलों को हम लोग गोखुर झील के नाम से पुकारते हैं। ठीक है जी, जी हाँ। तो मुख्य तौर पर हमने देखा कि झीलों की हमारे पास अलग अलग किस्में हैं। इन्हीं में से एक जो हमारी रूप है दोस्तों, उसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, उसे हम लोग गोखुर झील के नाम से कह रहे हैं कि ये बड़ी नदी से, नदी बह रही है, नदी से पानी अलग हो जाता है दोस्तों, और आप देखते हैं कि ये आपको दिखता है कि ये जो गाय का खुर होता है उस रूप में आप देखते हैं कि उसके रूप में हमें निर्मित होते हुए दिखता है ना। चलिए, अब एक और प्रकार की झीलें हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों, इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लेगून झील के नाम से पुकारते हैं। अब ये लेगून झील क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पीछे वाला जो हमारा बिंदु था, इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। पीछे वाला जो हमारा बिंदु था उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था। भैया क्या देखा था, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आप सभी के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहे। देखिए जी, एक नदी बह रही है और आप देखते हैं कि ये जो नदी बह रही है, इस नदी बहते हुए से आप देखते हैं कि इसी नदी से एक पानी आप देखते हैं कि अलग हो जाता है, और ये जो पानी है दोस्तों आप देखते हैं कि ये कुछ इस तरीके से अपनी शेप को निर्मित कर लेता है ना। आप देखते हैं कि नदी बह रही है, नदी की मुख्य धारा है, इस बहती हुई धारा से आप देखते हैं कि कुछ पानी का हिस्सा अलग हो जाता है, और आप देखते हैं कि ये गाय का जो खुर होता है ना, उस तरीके से आप देखते हैं कि निर्मित हो जाता है, और इसी को हम लोग गोखुर झील कहते हैं। ये भारत में आपको देखने को मिल जाती हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में भी। बात की जाए दूसरे प्रकार की झीलों की दोस्तों, तो इसे लगून झील कहा जाता है। अब ये लगून झील क्या है, इसको समझिए। देखिए, लगून झील ऐसी झीलों को कहा जाता है जो मुख्य तौर पर हमें समुद्र के पास दिखती हैं। कहां दिखती हैं, ऐसी झीलें जो हमें समुद्र के पास दिखती हैं, उनको हम लोग लगून झील के नाम से पुकारते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा समुद्र है। आप देखते हैं कि समुद्र से कुछ पानी इस क्षेत्र में आ गया, समुद्र बह रहा है, समुद्र से कुछ पानी आप देखते हैं कि इस रास्ते से इस जगह पर, ये खाली जगह थी, आप देखते हैं कि एक बड़ा सा गड्ढा था, है ना, इस जगह पर आकर क्या हो जाता है दोस्तों, जमा हो जाता है। तो समुद्र का पानी जब किसी एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाता है ना, और वो एक बड़ा रूप ले लेता है, मगर वो समुद्र में नहीं है, समुद्र के पास ही है, तो इस प्रकार की जो झील होती है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लगून झील के नाम से पुकारते हैं। आप देखते हैं कि जब आप देखते हैं कि जो हमारे समुद्र है, तट के पास, समुद्र के तट के पास जो समुद्र का पानी होता है, वो समुद्र से अलग होकर एक गड्ढे नुमा क्षेत्र में जमा हो जाता है, तो उसी को हम लोग लगून के नाम से पुकारते हैं। हमारे प्यारे भारत में चिल्का झील है ना, जो उड़ीसा में मौजूद है, आपको दिखता है कि वो ऐसे ही निर्मित हुई है। तो समुद्र का पानी है दोस्तों, आप देखिए समुद्र का पानी है ना, और ये समुद्र का पानी यहां से एंट्री कर जाता है इस क्षेत्र में, और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है फिर एक झील के तौर पर जाना जाता है, जिसे हम लोग चिल्का झील, ऐसे ही हमारी पुलकित झील, कुलुरु झील है, ये सभी कैसी झीलें हैं दोस्तों, ये सभी हमारी लगून झील कहलाती हैं। और इनमें जो पानी होता है दोस्तों, वो खारा होता है, समुद्र का पानी है, तो इन झीलों के अंदर जो मौजूद पानी है वो हमें खारा देखने को मिलता है। अब कुछ और भी हमारी नदियों की विशेषताएं हैं दोस्तों, उसको भी डिस्कस करते हैं, है ना, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। आप देखते हैं कि कुछ हमारी नदियां हैं जो आपको क्या दिखती हैं, जो हमारे ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं जो मौसम के रूप होती हैं, कि बारिश होती है तो उनमें पानी होता है, बारिश नहीं होती तो आपको दिखता है कि वो सूख जाती है। हमारे प्यारे भारत में आप देखते हैं कि जो राजस्थान है ना, वहां पर हमें सांभर झील देखने को मिलती है। आप देखते हैं कि दोस्तों ये जो क्षेत्र है वो सांभर झील है, और ये भारत की एक लवणीय झील है, यानी कि इस नदी का जो पानी है इसके अंदर हमें नमक की उपस्थिति दिखती है, और यहाँ पर क्या किया जाता है, इस नदी के पानी से बड़े स्तर पर नमक को अलग किया जाता है और नमक का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो हमने भारत के अंदर आप सभी के साथ क्या देखा दोस्तों, हमने जो लवणीय नमक की पानी वाली झील है उसको देखा, जो आपको राजस्थान के सांभर शहर में दिखती है, जिसे सांभर झील कहते हैं। हमने खारे पानी की जो हमारी झील है उनको देखा, समुद्र से पानी अलग हुआ। उसी के साथ साथ हमने आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया दोस्तों, हमने आपकी ये जो गोखुर झील होती है उसके बारे में भी डिस्कशन किया। अब यहां पर दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे मीठे पानी वाली झील। जी हाँ, मीठे पानी वाली झील भी होती है दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, है ना। अब ये मीठे पानी वाली झील क्या है, आप देखते हैं कि ये पूरा का पूरा आप देखते हैं कि एक पहाड़ है, पर्वत है। इस पर्वत से आप देखते हैं कि दोस्तों क्या होता है, इस पर्वत पर बर्फ हुआ करती थी, लेकिन आप देखते हैं जब गर्मी का मौसम आया तो बर्फ पिघलकर क्या हुई दोस्तों, बर्फ पिघलने लगी, और ये बर्फ पिघलकर क्या कर लेती है, जो जो इस पहाड़ी क्षेत्र के पास आप देखते हैं कि थोड़ा सा आप देखते हैं कि गड्ढे नुमा क्षेत्र है,
वहां पर ये बर्फ का पानी आकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और फिर यहाँ पर जो झील बनती है ये एक मीठे पानी की झील होती है। आप देखते हैं कि जो मीठे पानी की झील है ये अधिकांश हमारे हिमालय क्षेत्र यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलती है। जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, यहां पर हमें क्या दिखती है, जो वूलर झील है। वूलर झील क्या है कि पहाड़ है, पहाड़ पर बर्फ थी, आप देखते हैं कि ये बर्फ गर्मी के मौसम में पिघली, उसके बाद फिर ये बर्फ पिघलते पिघलते पानी रूप में आप देखते हैं कि जो यहाँ पर गड्ढा रूपी क्षेत्र था वहां पर आकर जमा हो गई, और ये एक मीठे पानी की झील होती है जिसे आप देखते हैं कि पिया जाता है। और ये प्राकृतिक झील है, मनुष्य ने नहीं बनाया इसे। आप देखते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा ही बनी है। ऐसी कुछ और झीलें हैं, जैसे हमारी डल झील हुई जो जम्मू कश्मीर में है, भीमताल झील हुई, नैनीताल झील हुई, लोकताल झील हुई, बड़ा पानी, ये सभी क्या है दोस्तों, मीठे पानी की झील है। और ये अधिकतर मीठे पानी की झीलें हमें हमारे हिमालय के भाग के अंतर्गत देखने को मिलती हैं कि हिमालय की बर्फ से अलग होकर जो पानी था वो एक गड्ढेनुमा क्षेत्र में जमा हो जाता है, और उसके बाद फिर वो एक झील जो मीठे पानी की झील होती है उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो यहां तक दोस्तों हमने आप सभी के साथ हमारी ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की झीलें रही थी उनके बारे में पढ़ा, और उसी के साथ साथ हमारी प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं को रखा। तैयार हो जाइए, हम लोग आप सभी के सामने यहां पर डिस्कशन करेंगे कुछ क्विज के क्वेश्चंस का, और आपको एक एक कर उनके आंसर्स को पेश करना है। सबसे पहला सवाल है कि धुआंधार जल प्रपात जो है दोस्तों ये किस नदी पर आपको देखने को मिलता है, नर्मदा, तापी, कावेरी या फिर कृष्णा। और आप सभी को पता है कि ये नर्मदा नदी पर हमें देखने को मिलता है। नर्मदा नदी अमरकंटक से बहती है, और आपको दिखता है कि ये खूबसूरत गार्जों का भी निर्माण करती है, और आपको दिखता है कि ये जो झरना बनाती है उसमें धुआं उठता है, और इसको धुआंधार जल प्रपात के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की एक बहुत ही बड़ी नदी जिसे हम लोग गोदावरी नदी कहते हैं, जो पश्चिमी घाट से शुरू होकर पूर्वी घाट में जाकर समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी में, और ये एक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है गोदावरी नदी, और लगभग आप देखते हैं कि 1500 किलोमीटर इसकी पूरी की पूरी लंबाई हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है। हमारी जो नर्मदा नदी है इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो अगर आप लोग नर्मदा नदी को देखते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत हमें कहां से होती हुई दिखती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की जो पहाड़ियां वहां से होती हुई दिखती हैं, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी शुरुआत अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से होते हुए हमें दिखती है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा है, उनकी जो मूर्ति है उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से पुकारा जाता है, वो कौन सी नदी पर बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर हम देखते हैं कि जो सरदार सरोवर बांध है दोस्तों वो दोनों नर्मदा नदी के ऊपर ही आप देखते हैं कि बनाया गया है, जो गुजरात राज्य के अंतर्गत हमें दिखती है। अगला सवाल है कि वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में। वूलर झील एक मीठे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है, बर्फ पिघली और वह गड्ढेनुमा क्षेत्र में जमा हो गई, वहां पर जो पानी था वो एक मीठा पानी का स्रोत रहा, और उसी को हम लोग मीठे पानी की झील कहते हैं, और उस झील का नाम है वूलर झील। और ये हमें कहां देखने को मिलती है दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लवणीय जल वाली झील है, यानी कि जहां पर हमें क्या दिखता है दोस्तों, लवणता की मात्रा देखने को मिलेगी, नमकीन वो आपको दिखेगा दोस्तों। तो हम देखते हैं कि जो हमारी सांभर झील है, जो हमें राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलती है, ये हमारी एक लवणीय जल वाली झील हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अब अगला सवाल है और इसका नाम है कि कावेरी नदी का उद्गम कहां होता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है ना। कावेरी नदी जो है दोस्तों, अगर आप लोग देखें है ना, यहां से आप देखते हैं कि ये जो है हमारी कावेरी नदी है, और आप देखते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी नदी की शुरुआत कहां से होती है, पश्चिम की भ्रागरी श्रृंखला से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर क्षेत्र से, या फिर पश्चिमी घाट के नासिक से। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हमने डिस्कशन किया था, तो कृपया करके जरूर आप लोग कमेंट में अपने आंसर को बताएं। तो दोस्तों यहां तक तो हमने अपनी आज की इस क्लास के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहे थे उनको बहुत सीधे सरल तौर पर आप सभी के सामने पेश किया। अपवाह ये जो आपका चैप्टर है दोस्तों, इसको हमने बहुत सरलतम तरीके से आप सभी के सामने पेश किया है। बढ़ते हैं आगे, और ये चैप्टर अब हमारे सामने क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट हुआ। हमारी आज की इस क्लास में हमने प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा, तापी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा है ना, हम देखते हैं कि जो हमारी कृष्णा नदी है, हमारी कावेरी नदी है, और उसी के साथ जो हमारी महानदी है, उनकी पूरी की पूरी कहानी को आप सभी के सामने रखा, और उसी के साथ साथ झीलें क्या होती हैं, भारत में झीलों के क्या क्या प्रकार हैं उनको भी समझा। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि दोस्तों आपको हमारी ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा विदा।
हमारी मुलाकात होगी किसी और क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस को सीखते रहें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।